Hello guys, welcome to our channel Rebirth Mistake Part 1. Chapter 1 अपनों का धोखा और मौत। वो लड़की, ईवा, पसीने से तरबतर तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें 1 लाख रुपये थे, जिंदगी भर की उसकी कठिन मेहनत और बचत का परिणाम। वह कदम दर कदम सोच रही थी, क्या सही कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ मुझे रिया के लिए करना चाहिए? लेकिन वह बिना किसी शंका के हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी बहन रिया के जीवन को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। रिया, जो हमेशा से ईवा की तुलना में थोड़ी ज्यादा हिम्मत वाली रही थी, आज मुश्किल वक्त में थी। उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसकी लागत बहुत अधिक थी। और ईवा, जो अपनी बहन के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार थी, इस वक्त भी उसकी मदद के लिए एक कदम और बढ़ने को तैयार थी। ये पैसे का इंतजाम करने में उसने हर वो काम किया था, जो उसे खुद के लिए करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने रिया के लिए वो सब किया। हॉस्पिटल का गेट उसके नजदीक आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी, उसकी माँ की आवाजें उसके कानों में पड़ी, जो कि उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। मम्मी, अगर ईवा मेरी जिंदगी से बाहर हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। समर वापस आ सकता है। रिया की आवाज में जलन, कड़वाहट और एक उम्मीद की झलक थी। तू सही कह रही है, मम्मी की आवाज ठंडी और शातिर थी। उस लड़की से मैंने हमेशा कहा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। अब देखना, ये ऑपरेशन के लिए भी मना नहीं करेगी। ईवा के कानों में जैसे एक बम फटा। उसकी माँ, जिसने हमेशा उसे रिया के लिए हर खुशी और इच्छा को कुर्बान करने को कहा था, अब अपनी ही बेटी को उस समय में दोष दे रही थी, जब उसे अपनी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये वही माँ थी, जिसने उसे बचपन में कहा था कि रिया के हर निर्णय को स्वीकार करना उसकी जिम्मेदारी है। ये वही बहन थी, जिसके लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाया। और यही बहन आज उसकी मदद की बजाय उसे छोड़ने की सोच रही थी। ये वही बहन थी, जिसे उसने समर से अलग किया था, ताकि उसकी शादी टूटने ना पाए। लेकिन आज, जब उसे उसकी मदद की जरूरत थी, तो वह उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने की सोच रही थी। समर, उसका पहला और आखिरी प्यार। एक वक्त था जब ईवा और समर एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन जब रिया ने समर के साथ रिश्ते की शुरुआत की और बाद में गर्भवती हो गई, तो ईवा ने अपने दिल की आवाज को दबा लिया। मम्मी ने ईवा से कहा था, तुम बड़ी हो, रिया की जिंदगी खराब मत करो। और ईवा ने चुपचाप सब सह लिया। उसने अपनी भावनाओं को कुर्बान कर दिया, ताकि रिया की शादी बच सके। लेकिन उसकी खुद की खुशियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। इन आवाजों को सुनकर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसकी माँ और बहन के बारे में उसके मन में जो प्यार और आदर था, वह अब धोखे में बदल चुका था। हॉस्पिटल के अंदर, वह बातचीत चल रही थी। मम्मी, अगर ईवा की किडनी मिल जाए, तो ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। वो मना नहीं करेगी, मम्मी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगी। ईवा की सांसें रुक गईं। क्या ये वही परिवार था, जिसके लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं और खुशियों को कुर्बान कर दिया था? क्या ये वही लोग थे, जिनके लिए उसने अपना दिल तोड़ा और समर को छोड़ दिया था? अब वे उसकी किडनी भी लेना चाहते थे। उसने अपनी आंखों में गहरी नफरत और गुस्से को महसूस किया। क्या यह उसका परिवार था? या फिर यह एक धोखेबाजों का झुंड था, जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? ईवा ने दिल में ठान लिया कि वह ये पैसा नहीं देगी। यह उसकी मेहनत से कमाया हुआ था, और अब वह अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर थी। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे यह पैसे दिए थे, और वह उन पैसों को अपने किसी और के लिए खर्च नहीं करेगी। वह धीरे धीरे हॉस्पिटल के दरवाजे से पीछे मुड़ी, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। रुक, कहाँ जा रही है? रिया मर रही है, और तू पैसे लेकर भाग रही है। मम्मी गुस्से से चीखी। क्या तुझे अपनी बहन की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? ईवा के होंठ कान पे। वह अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ के गुस्से से डरते हुए उसने कुछ नहीं कहा। और तभी, एक तेज रफ्तार कार आई। तेजी से घिसते हुए टायरों की आवाज सुनाई दी, और कार ने उसके शरीर को टक्कर मार दी। एक तेज धमाका हुआ, और ईवा हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर खून फैल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसकी चीखें अब किसी को नहीं सुनाई दे रही थीं। अच्छा ही हुआ, अनीता ने कार के ड्राइवर की तरफ गुस्से से देखने के बजाय ठंडी आवाज में कहा। अब इसकी किडनी भी मिल जाएगी, और इंश्योरेंस के पैसे भी।
ईवा ने झटके से अपनी आंखें खोलीं, और उसे ये सब सुनकर सिहरन महसूस हुई। उसकी माँ, जिसने उसे कभी अपनी खुशी की कीमत समझाई थी, अब उसे सिर्फ एक शिकार की तरह देख रही थी। उसकी किडनी लेने के लिए उसे मरने का इंतजार किया जा रहा था। उसके इंश्योरेंस की रकम भी उसकी मौत के बाद लूटने की योजना बनाई गई थी। ईवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आखिरी सांसों में उसने अपनी माँ का असली चेहरा देखा, वह चेहरा जो हमेशा प्यार का दिखावा करता था, लेकिन असल में उसका दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। वह सिर्फ अपनी बेटियों के जरिए अपना फायदा देख रही थी। ईवा की मौत पर किसी ने भी रोने की जहमत नहीं उठाई। उसकी किडनी रिया को लगा दी गई। ऑपरेशन हुआ, और उसकी मौत के बाद मिली इंश्योरेंस की रकम से रिया का इलाज भी हो गया। लेकिन ईवा की कुर्बानी, उसका प्यार और उसकी सभी उम्मीदें हमेशा उन लोगों के दिलों में बोझ बनकर रह गईं। ईवा की कहानी एक ऐसी लड़की की है, जिसने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा पाया। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करती रही, लेकिन उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसकी यह कहानी लालच, धोखे और निस्वार्थता की है, और एक इंसान की सच्चाई को उजागर करती है, जिसने अपनी जिंदगी की कीमत पर दूसरों के लिए सब कुछ किया। चैप्टर 2, ईवा की नई शुरुआत। ईवा की आंखें हल्की सी झपक रही थीं, लेकिन वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। शरीर का तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका था, और वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि कब तक ये सब चलता रहेगा। एक तरफ उसकी माँ और बहन का व्यवहार, और दूसरी तरफ उसकी खुद की हालत, हर चीज उसे और अधिक अकेला महसूस करवा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। जिस परिवार के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप सहन किया, वही परिवार आज उसे असमर्थ महसूस करा रहा था। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से टपक रही थीं, और हवा में एक हल्का ठंडापन था। उसे लग रहा था जैसे यह मौसम उसकी अंदर की सर्दी और ठहराव को और भी गहरा कर रहा हो। उसके शरीर में एक गहरी कमजोरी थी, और हर सांस भरते हुए उसे लगता था कि उसका दम टूट जाएगा। ईवा की माँ, अनीता, हमेशा की तरह अपनी बेटी के दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। वह खुद को एक आदर्श माँ मानती थी, लेकिन जब भी ईवा की बात आती, उसका ध्यान हमेशा रिया पर ही होता था। रिया, जो हमेशा अपनी मम्मी की धूप जैसी लाडली बेटी रही थी, और ईवा, जो हमेशा एक बोझ की तरह महसूस होती रही थी। अनीता के लिए रिया का स्वास्थ्य और खुशी सबसे महत्वपूर्ण थे। वही ईवा, जिसे कभी उसकी माँ की उम्मीदें पूरी करनी थी, आज एक बोझ बन चुकी थी। ईवा को याद आया, कैसे उसकी माँ ने उसे हमेशा रिया के मुकाबले निचला समझा था। यही वह साल था, जब उसकी बीमारी के कारण स्कूल में एडमिशन छूट गया था, और यही वह साल था, जब उसे पढ़ाई छोड़ने और रिया की मदद करने के लिए मजबूर किया गया था। ईवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने की दीवारें उसके लिए बिल्कुल अजनबी थीं। ये वो अस्पताल का कमरा नहीं था जहां उसने अपनी आखिरी बार आंखें खोली थीं, बल्कि यह एक पुराना खंडहर जैसा कमरा था। दीवारों की पपड़ी झड़ी हुई थी, और छत पर एक पुराना पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। इस कमरे की ठंडी हवा और वीरानापन जैसे उसकी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। उसने अपना सिर झटकते हुए अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वह क्या कर रही थी? किसके पास जा रही थी? उसने सुनी थी, मम्मी, ईवा की तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हमें उसे ऐसे अकेला छोड़ना चाहिए? ये रिया की आवाज थी। कुछ नहीं होगा उसे, अनीता ने कंधे उचकाकर कहा था। तुम्हारी बहन को आदत है बुरे हालात झेलने की। थोड़ी बीमारी उसे नहीं मार देगी। वैसे भी, उसे स्कूल जाना है। अगर यह बिस्तर पर पड़ी रहेगी, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? रिया ने अपनी मम्मी की बात से पूरी तरह सहमति जताई थी। मम्मी, ये सेब कितना मीठा है। लीजिए, खाए न। वह मुस्कुराती हुई अनीता की ओर सेब का एक टुकड़ा बढ़ा रही थी। ईवा के भीतर एक अजीब सा दर्द उठा। वह देख सकती थी कि रिया का ध्यान हमेशा अपनी माँ पर रहता था। रिया का प्यार और समर्थन हमेशा उसे ही मिलता था। और जब भी वह कोई मदद या उम्मीद करती, तो हमेशा उसकी माँ की ओर से उसे नकारा मिलता। ईवा को पता था कि उसकी माँ हमेशा रिया के पक्ष में रहेगी। रिया को कभी भी कोई मुश्किल नहीं महसूस होने दी जाती थी, लेकिन उसे हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया था। तभी, जैसे बाहर से एक तेज गड़गड़ाहट हुई, वह ईवा के भीतर के सन्नाटे को तोड़ने वाली थी। ईवा, तुम क्या कर रही हो?
रिया ने चौंक कर पूछा था, और वह देख सकती थी कि उसके हाथ में सेब का आधा टुकड़ा गिर गया था। उसकी आंखों में डर का हल्का सा साया था, लेकिन उसके होठों पर वही कड़वाहट थी जो हमेशा रहती थी। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें रिया पर टिकी थीं। ये वही रिया थी, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन बदले में क्या मिला? उपेक्षा और तिरस्कार। रिया ने कभी उसे वह स्नेह और प्यार नहीं दिया जो एक बहन को देना चाहिए था। मुझे दवाई चाहिए, ईवा ने ठंडी आवाज में कहा। दवाई खत्म हो गई है, अनीता ने बेफिक्री से कहा। वैसे भी, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। अपनी माँ के झूठ को इग्नोर करते हुए, ईवा मेडिसिन ढूंढने लगी। अपने पास्ट लाइफ में, उसने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, और उसकी हालत और बिगड़ गई थी। जिसकी वजह से मेडिकल खर्चे हुए थे और उसके फैमिली ने उसका दोष उसी पर मढ़ा था। उस गिल्ट ने उसे स्कूल छोड़ने और रिया की हेल्प के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया था। क्या ढूंढ रही हो, बेहया लड़की? अनीता ने गुस्से में ईवा की जिद पर उसे धमकाया। उसने ईवा के बाल पकड़ लिए और एक हाथ से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज उसके कानों में गूंज उठी। उसके चेहरे पर जलन उतनी नहीं थी जितनी कि उसकी नाक में, जिससे खून बहने लगा और उसकी शर्ट का कॉलर दागदार हो गया। अगर बीमार हो, तो बेड पर जाओ और ड्रामा बंद करो, अनीता ने उसे उसकी जगह खींचते हुए कहा। उसका इंटेंशन ईवा को कोई मेडिसिन देने का नहीं था। वो चाहती थी कि वो इतनी बीमार रहे कि स्कूल में एडमिशन न ले सके। अपनी माँ की बातों को इग्नोर करता देख, ईवा के अंदर एक डिटर्मिनेशन की लहर उमड़ आई। उसने अपना सिर अनीता के हाथ से छुड़ाने के लिए जोर से हिलाया और एक मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग गई। अनीता कुछ कदम पीछे चिल्लाई, अच्छा है, जा रही हो तो वापस मत आना, बदतमीज लड़की। अपने लाइफ में पहली बार अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती देख रिया भी हैरान रह गई। मम्मी, ईवा को क्या हो गया? वो तो हमेशा आपकी सुनती थी। उसे छोड़ दो, अनीता ने उसकी हरकतों को इग्नोर करते हुए कहा। अगर उसे बाहर जाकर मरना है, तो मरने दो। थोड़े बुखार में खुद को ताकतवर समझने लगी है। ईवा बुखार से तपती हुई रोड पर बिना किसी डायरेक्शन के भाग रही थी। वो बस भागना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अचानक, वो किसी से टकरा गई। उसके पहले से ही दर्द भरे नाक में फिर से दर्द की लहर उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बी केयरफुल, एक गहरी आवाज ने कहा, जो गर्मी में ठंडक का एहसास दे रही थी। ईवा को एक मजबूत हाथ ने संभाल लिया, जिससे वो गिरने से बच गई। कुछ सांसें लेकर उसने अपना सिर साफ किया। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी को देखा जिसकी कोल्ड आंखें और सीरियस फेस उसकी ओर थे। तुम्हें फीवर है? उसने उसके कॉलर पर खून देखते हुए उसकी ओर ध्यान से देखते हुए पूछा। बिना किसी आंसर का वेट किए उसने कहा, मेरे साथ आओ। ईवा अपने कंफ्यूज मन से उसकी बात मानकर उसके पीछे चल पड़ी। कुछ टाइम बाद, उसने खुद को एक सॉफ्ट सोफे पर बैठा पाया और अपनी सिचुएशन पर उसे काफी शर्मिंदा फील रहा था। ये लो फीवर की मेडिसिन, उसने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, उसकी ओर एक टैबलेट और पानी का गिलास बढ़ाते हुए। अपनी खराब सिचुएशन में, ईवा ने बिना हिचकिचाए और शर्म के मेडिसिन ले ली और गटक गई। फिर उसने उसकी ओर देखा, उसके हैंडसम फेस को ऑब्जर्व करते हुए। वह शाई फील कर रही थी। वो बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम था, शार्प आईब्रो और सीधी नाक के साथ, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहे थे। उसकी आंखों में एक गहराई थी और लिप्स दबे हुए थे, जैसे किसी नाखुशी की फीलिंग से, जिससे ईवा को एक तरफ राहत मिली और दूसरी तरफ एक हल्की टेंशन भी हुई। चैप्टर 3, सिद्धार्थ का ईवा की हेल्प करना। ईवा उसके हैंडसम फेस को ऑब्जर्व करते हुए। वह शाई फील कर रही थी। वो बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम था, शार्प आईब्रो और सीधी नाक के साथ, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहे थे। उसकी आंखों में एक गहराई थी और लिप्स दबे हुए थे, जैसे किसी नाखुशी की फीलिंग से, जिससे ईवा को एक तरफ राहत मिली और दूसरी तरफ एक हल्की टेंशन भी हुई। सिद्धार्थ भाई, ईवा ने उस शख्स की पहचान कंफर्म करने के लिए उसे बुलाया। हाँ, सिद्धार्थ ने कोल्ड आवाज में जवाब दिया। जब ईवा को यकीन हो गया कि उसने शख्स को सही पहचाना है, तो उसने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ और ईवा दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ बाकी लोगों से अलग था। वह बचपन से ही हर फील्ड में सक्सेसफुल रहा था। उसने न केवल स्टडी में अच्छा किया बल्कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतरीन थी, और उसने कम एज में ही आर्मी में शामिल हो गया था।
बाकी लोगों की तरह जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई छोड़कर आर्मी में शामिल हुए, सिद्धार्थ ने स्टडी जारी रखी और दोनों को बैलेंस किया। उसने कैंप में न केवल फिटनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया बल्कि एक हाई डिप्लोमा भी हासिल किया। सिद्धार्थ के पास स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों थे, जिससे उसने अपने फैमिली पर डिपेंड हुए बिना अपने दम पर अपने करियर में तेजी से प्रोग्रेस की और हाई पोस्ट तक पहुंचा। ईवा की मम्मी भी प्राउड फील करती थी कि वे एक ही क्वार्टर में सिद्धार्थ के साथ रहती हैं। थैंक यू, सिद्धार्थ भाई। सामने खड़े इस शख्स को पहचानने के बाद ईवा ने फील किया कि उसकी नाक से ब्लड बहना बंद हो गया था और उसके हाथ साफ थे। हालांकि उसके कपड़े अभी भी चेस्ट के पास ब्लड के धब्बों से लाल थे। जिसने ईवा की नाक से ब्लड रोकने में मदद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। कोई बात नहीं, तुमने मेडिसिन ले ली है, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। थोड़ा सो जाओ, सिद्धार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा और हाथ में पकड़े इंग्लिश में लिखे डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर ईवा को नींद आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड में सो गई। जब सिद्धार्थ ने पढ़ाई करते समय नजर उठाई, तो उसने देखा कि ईवा सो चुकी थी। ये नींद ईवा के लिए पूरा दोपहर ले गई। जब वह उठी, तो मेडिसिन ने अपना असर दिखा दिया था और वह पसीने में भीगी हुई थी। जागने पर उसने खुद को काफी बेहतर फील किया। तुम जाग गई हो, ईवा की हलचल सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। थैंक यू, सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ की आंखों की ओर देखते हुए, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा थी, ईवा ने डर फील किया और उसकी आवाज लड़खड़ाई। क्या तुम मुझसे डरती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी यादों में अंकल संदीप की छोटी बेटी कभी इस तरह नहीं हिचकिचाती थी। नहीं, नहीं, ईवा ने थोड़ी झिझक से कहा। वह सोच रही थी कि क्वार्टर के कम ही बच्चे हैं जो इस फेस से नहीं डरते। उसे क्लियरली याद था कि जब सिद्धार्थ लगभग 10 साल का था, उसका चेहरा छोटा, गोरा और कोमल था। यह मान सकते थे कि वह 20 से 30 साल बाद एक हैंडसम लड़के में बदल जाएगा। हालांकि जब से सिद्धार्थ ने आर्मी ज्वाइन की, उसके गोरे फेस ने धूप में सांवला रंग ले लिया था और अब वह पहले से ज्यादा सख्त दिखता था। अब लेट हो चुकी है, सिद्धार्थ ने ईवा के झूठ को इग्नोर किया। ईवा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी दोनों छोटी छोटी मुट्ठियां घबराहट में बंधी हुई थीं। ठीक है, तो मैं अब घर जा रही हूं, उसने कहा। सिद्धार्थ को ईवा के उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट चेहरा देखकर, जिसे उसने एक मिशन के दौरान देखा था, सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उसने कहा, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ सकती हो। ईवा ने शौक सिद्धार्थ की ओर देखा। जरूर, थैंक यू, सिद्धार्थ भाई। जल्द ही ईवा घर के रास्ते पर थी। ईवा के जाने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ की बड़ी बहन त्रिशा घर लौटी। उसने देखा कि सोफे पर ब्लड लगा हुआ था और वह घबरा गई। सिद्धार्थ, क्या तुम घायल हो? यहाँ क्या हुआ है? नहीं, सिद्धार्थ ने आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, ये ब्लड संदीप अंकल की छोटी बेटी का है। रुको, तो फिर तुम्हारे कपड़ों पर भी ब्लड कैसे है? त्रिशा की नज़र सिद्धार्थ के कपड़ों पर पड़े ब्लड के निशानों पर गई। सिद्धार्थ, सच बताओ, क्या तुमने किसी लड़की को घर पर लाया था? क्या तुम इतने जल्दी में थे कि बेडरूम तक भी नहीं पहुंचे? सिद्धार्थ के चेहरे पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई। त्रिशा की इस झूठी बात पर वह बस एक ही शब्द बोला, जस्ट शट अप। फिर वह अपने रूम में चला गया, बिना ये परवाह किए कि त्रिशा का क्या रिएक्शन था। उसने अपने ब्लड लगे कपड़े बदले ताकि और गलतफहमी न हो। ईवा भी भारी मन से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। फीवर उतरने के बाद ईवा का माइंड थोड़ा क्लियर था। उसने उस पूरे साल की यादें याद की। ईवा एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। बस इतना था कि उसके दादा दादी 1970 के टाइम में नहीं रह पाए। उनके गुजर जाने के बाद उसके पापा ने आर्मी में शामिल होने का डिसीजन लिया, अपने पापा के फ्रेंड की हेल्प से, और अनीता से शादी कर ली। बुजुर्गों में आमतौर पर बेटा ही पहली पसंद था, खासकर अनीता के लिए। जब उसने अपनी पहली बेटी रिया को जन्म दिया, तो उसने खुद को ये सोचकर बहलाया था कि अगला बच्चा बेटा होगा। जब अनीता दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो रही थी, तब एक नेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई। एक बेटे की चाहत में संदीप और अनीता को पार्टी से निकाल दिया गया और संदीप ने अपनी जॉब खो दिया। उनके पास दूसरा बेबी बॉय होने की होप थी, लेकिन वह दूसरी बेटी ईवा थी। ये साल ईवा का तीसरा साल था हाई स्कूल में। रिया ने मिडिल स्कूल का एग्जाम दिया था और जल्द ही वह भी हाई स्कूल में एडमिशन लेगी। ईवा मॉर्निंग में जल्दी स्कूल जाती थी। फिर भी
वह हमेशा अच्छा परफॉर्म करती और स्कूल में टॉप रैंक हासिल करती। दूसरी तरफ रिया के स्कूल के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। इस कारण रिया खुश नहीं थी। पास्ट लाइफ में अनीता ने ईवा से झूठ बोला था कि उसके इलाज में फैमिली का सारा पैसा खर्च हो गया था। यहाँ तक कि रिया के स्कूल एडमिशन के पैसे भी उधार लेने पड़े। लेकिन कुछ साल बाद ईवा को पता चला कि उनकी सेविंग्स उसके इलाज पर खर्च नहीं हुई थी। उसकी मम्मी ने वह पैसा रिया के लिए घूस देने में यूज किया था। अब जब उसका फीवर काफी उतर गया था तो ईवा ने राहत की सांस ली। कम से कम इस लाइफ में उसकी मम्मी बीमारी का बहाना बनाकर उसे प्रेशर में नहीं रख पाएंगी। इस लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वह अपनी स्टडी नहीं छोड़ेगी और न ही रिया के लिए काम करेगी। वह अपनी लाइफ की लीडर खुद बनेगी। चैप्टर 4 अनीता का ईवा के साथ भेदभाव। पास्ट लाइफ में अनीता ने ईवा से झूठ बोला था कि उसके इलाज में फैमिली का सारा पैसा खर्च हो गया था। यहाँ तक कि रिया के स्कूल एडमिशन के पैसे भी उधार लेने पड़े। लेकिन कुछ साल बाद ईवा को पता चला कि उनकी सेविंग्स उसके इलाज पर खर्च नहीं हुई थी। उसकी मम्मी ने वह पैसा रिया के लिए घूस देने में यूज किया था। अब जब उसका फीवर काफी उतर गया था तो ईवा ने राहत की सांस ली। कम से कम इस लाइफ में उसकी मम्मी बीमारी का बहाना बनाकर उसे प्रेशर में नहीं रख पाएंगी। इस लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वह अपनी स्टडी नहीं छोड़ेगी और न ही रिया के लिए काम करेगी। वह अपनी लाइफ की लीडर खुद बनेगी। जब ईवा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पापा अपनी साइकिल धकेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि इस वक्त वे ड्यूटी से छुट्टी पर थे। पापा, ईवा ने कुछ कदम आगे बढ़कर पुकारा। संदीप शर्मा एक पल के लिए ठिठक गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी छोटी बेटी ईवा खड़ी थी। ठंड और फीवर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई और वह सुस्त दिख रही थी। उसकी शर्ट के कॉलर पर खून के निशान देखकर संदीप चौंक गए। ये कैसे हुआ? ईवा के जवाब देने से पहले ही संदीप बोले, पहले घर चलो, साफ सफाई कर लो, फिर बात करेंगे। ये कहकर संदीप ने ईवा को अपनी साइकिल पर बिठाया और घर की ओर चल दिए। अरे संदीप, तुम वापस आ गए। ओह ईवा, ये क्या हुआ? शर्मा परिवार के छोटे से आंगन में 40-50 साल की एक लेडी अंडों की टोकरी लेकर खड़ी थी। ईवा को खून से लथपथ देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या किसी ने तुझे तंग किया? तू खून से क्यों लथपथ है? लता आंटी, ईवा ने कांपते हुए साइकिल से उतरने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर संदीप ने उसे सहारा दिया ताकि वह गिर न जाए। अनीता, जो अंडों के पैसे निकाल रही थी, ये देखकर तिलमिला गईं। उन्होंने लता आंटी को पैसे पकड़ाए। लता, ये अंडों के पैसे हैं, लीजिए। लता आंटी ने पैसे गिने और कहा, अरे ईवा बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी कमजोर है। इसे कुछ न्यूट्रिशन दो। संदीप ने ईवा का माथा छूकर देखा कि उसका फीवर मॉर्निंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी माथा गर्म था। उन्होंने अनीता की ओर गुस्से से देखा। ईवा की तबीयत खराब थी, फिर भी तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? अनीता ने संदीप के इस इल्जाम के बाद अनकंफर्टेबल फील किया। अनीता ने गुस्से में जवाब दिया, ये नटखट लड़की खुद ही बाहर जाना चाहती थी। मैं क्या कर सकती थी? ईवा ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे तेज फीवर था और मैं बेसुध पड़ी थी, लेकिन मम्मी और रिया बाहर बैठी तरबूज खा रही थीं। मैंने खुद उठकर फीवर की मेडिसिन लेने की कोशिश की तो मम्मी ने कहा कि मेडिसिन खत्म हो गई है। जब मैंने मेडिसिन ढूंढनी चाही तो मम्मी ने मुझे रोक दिया, मेरे बाल खींचे और एक थप्पड़ मारा। मेरी नाक से खून बहने लगा। लता आंटी ये सुनकर सन्न रह गईं। उन्होंने अनीता की तरफ अविश्वास से देखा, मानो समझ नहीं पा रही थी कि रुकें या चली जाएं। संदीप का चेहरा सख्त हो गया। ईवा, क्या तुमने कोई मेडिसिन ली है? हाँ, बिल्कुल, अनीता ने ऊंची आवाज में कहा। बिना अनीता की तरफ देखे ईवा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और न ही किसी ने मेरा ख्याल रखा। न मेडिसिन मिली, न पानी। संदीप ने ये सुनते ही डिसीजन किया कि ईवा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ईवा, क्या तुम साइकिल पर बैठने की पावर रखती हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मॉर्निंग में जब संदीप ने देखा कि ईवा बेड से नहीं उठी, तो उन्हें टेंशन हुई थी। लेकिन अनीता ने कहा था कि वह उसका ध्यान रखेगी, इसलिए संदीप को ज्यादा टेंशन नहीं हुई। उन्हें नहीं पता था कि वापस आकर उनकी बेटी से ऐसा सुनने को मिलेगा। अनीता ने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। कहाँ ले जा रहे हो? पैसे मत बर्बाद करो।
संदीप ने सख्त आवाज में कहा, मैं ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन मेरी बेटी के इलाज के पैसे जरूर हैं। अनीता का चेहरा उतर गया। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल, वह ईवा पर पैसे खर्च करने के साइड में नहीं थी, क्योंकि रिया की स्टडी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अनीता का बिहेवियर थोड़ा नर्म पड़ा, लेकिन उसने फिर भी संदीप को ईवा को हॉस्पिटल ले जाने से रोका। मेरा मतलब है, मैंने सच में उसे मेडिसिन दी थी। वह इतनी बेसुध थी कि उसे याद नहीं रहा होगा। मेडिसिन का असर थोड़ी देर में होगा। हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लता आंटी आखिरकार विदा लेते हुए बोली, संदीप, दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईवा बड़ी हो रही है, उसे बीमार हालत में थप्पड़ मारना गलत है। ईवा के नाक से बहते खून का ख्याल करके लता आंटी ने अनीता को नाराजगी से देखा, लेकिन अनीता गुस्से से उन्हें जाने को कहना चाह रही थी। लता आंटी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा दोबारा नहीं होगा। संदीप ने अनीता की तरफ नाराजगी भरी नजर डालते हुए लता आंटी को पोलाइटली विदा किया। संदीप ईवा को रूम में ले गए, उसे गर्म पानी दिया ताकि वह हाथ मुंह धो सके और अपने गंदे कपड़े बदल सके। रिया, जो छुपकर सब देख रही थी, ने संदीप को मदद करने के इरादे से मुस्कुराकर देखा और उनकी हेल्प की। अपने बड़े बेटी की समझदारी देखकर संदीप का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जब ईवा अपने कपड़े बदल रही थी, संदीप ने अनीता की ओर देखा और कहा, ईवा का फीवर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है। मेडिसिन कहाँ है? उसे एक और खुराक दो। ईवा ने कपड़े बदलकर कुछ कहने की कोशिश की, तभी अनीता गुस्से से भरी बोली, मेडिसिन खत्म हो गई है। कोई और मेडिसिन नहीं बची। अनीता को याद था कि उसने दोपहर में ईवा से क्या कहा था, और वह उसी बात पर अड़ी रही। सारी मेडिसिन खत्म हो गई। संदीप ने हैरानी से कहा, मुझे तो याद है कि आधी मेडिसिन बची हुई थी। वो भी खत्म हो गई। ईवा ने मेडिसिन के बारे में सुना तो उसे पक्का हो गया कि उसने कोई मेडिसिन नहीं ली। बाकी मेडिसिन कहाँ गई? उसका फीवर कम होना सिद्धार्थ की मदद की वजह से हुआ था, लेकिन घर में कहीं मेडिसिन नहीं मिली थी। ईवा ने अपना शक दूर करने के लिए सीधा किचन की तरफ बढ़ी। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया ने देखा कि ईवा किचन की ओर बढ़ रही है और उसे रोकने की कोशिश की। ईवा, तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन खत्म हो गई है, पापा थोड़ी देर में और मेडिसिन ले आएंगे। ईवा ने कोल्ड आंखों से रिया की तरफ देखा, उसकी कोल्ड आंखों से रिया घबरा गई और डर से कांप उठी। ईवा ने अपना हाथ झटका और किचन की ओर बढ़ गई। उसने डस्टबिन के बॉक्स का ढक्कन उठाया और उसमें पड़ा कचरा सब बाहर निकाल दिया। रिया ने चीखते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है। ईवा को कुछ पता नहीं चल सकता। अनीता का फेस तुरंत बदल गया। वह ईवा को रोकने के लिए दौड़ी। चैप्टर 5, ईवा का हॉस्पिटल जाना। ईवा ने मेडिसिन के बारे में सुना तो उसकी समझ में आ गया कि उसने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। बाकी सारी मेडिसिन कहाँ गई? उसका फीवर सिद्धार्थ की मदद से ही कम हुआ था, लेकिन घर में कहीं भी मेडिसिन नहीं मिली थी। ईवा ने अपने शक को सुझाने के लिए सीधे किचन की ओर कदम बढ़ाए। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया ने देखा कि ईवा किचन की तरफ बढ़ रही है और उसे रोकने की कोशिश की। ईवा, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन खत्म हो गई है, पापा थोड़ी देर में और ले आएंगे। ईवा ने अपनी आंखों में ठंडक भरी नजरों से रिया की ओर देखा, और रिया एक झटके में डर से कांप उठी। ईवा ने बिना कुछ बोले अपना हाथ झटका और किचन की ओर बढ़ गई। उसने डस्टबिन का ढक्कन खोला और उसमें पड़ा हुआ कचरा बाहर निकाल दिया। रिया चीखी, यह इम्पॉसिबल है। ईवा को कुछ नहीं पता चल सकता। अनीता का चेहरा सफेद हो गया, और वह ईवा को रोकने के लिए दौड़ी। लेकिन अनीता के पहुंचने से पहले ही ईवा ने वह चीज ढूंढ ली जिसे वह तलाश रही थी। जब ईवा ने डस्टबिन के बॉक्स से फीवर की मेडिसिन निकाली, तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मम्मी बहुत क्रूएल थी। घर में फीवर की मेडिसिन थी, लेकिन उसने उसे फेंकने का फैसला लिया, बजाय इसके कि उसे दे दे। वह चाहती थी कि ईवा बीमार रहे, लेकिन स्कूल में एडमिशन न ले। संदीप, जो पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने भी डस्टबिन में मेडिसिन देखी। उसने सुबह उसी मेडिसिन को देखा था। तुमने कहा था कि मेडिसिन खत्म हो गई। तो यह क्या है? अनीता, जिसकी झूठ पकड़ में आ गई थी, लाल होकर चिल्लाई, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। मैं अपनी बेटी को एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दे सकती।
अगर उसे इससे बीमारी हो गई तो। ईवा ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी, तुमने कहा था कि तुमने मुझे मेडिसिन दी थी। तो क्या मैंने मेडिसिन ली थी या यह एक्सपायर्ड थी? ईवा को अब ये समझ में आ गया था कि उसकी बीमारी और स्कूल छोड़ने का प्लान शुरुआत से ही एक चाल थी। अनीता ने गर्दन सीधी करते हुए कहा, ये मेडिसिन एक्सपायर्ड है। अगर ये एक्सपायर्ड नहीं होती, तो तुमने इसे लेने के बाद भी फीवर क्यों नहीं ठीक किया? मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मी हूँ। क्या मैं तुम्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन दूं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो? संदीप को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के अजीब तर्कों पर उसे मुस्कान रोकनी मुश्किल हो रही थी। मुझे पता है ये मेडिसिन एक्सपायर्ड है और इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुमने ही कहा था कि ईवा को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए। तुमने कहा था कि ईवा जल्द ठीक हो जाएगी, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा, उसने अनीता की सारी बातें झूठी साबित कर दी। क्या उसकी पत्नी को अपनी गलती पर एतबार हुआ? संदीप ने गुस्से में कहा, देखो, ये एक्सपायर्ड नहीं है। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट पैकेजिंग पर साफ साफ लिखी हुई थी। वो डेट दिखा रही थी कि अभी भी काफी वक्त था इसका इस्तेमाल करने के लिए। अब संदीप का गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया। अनीता, तुम क्या सोच रही थी? किसी भी हाल में, उनकी बेटी के लिए मेडिसिन थी और तुम कह रही हो कि यह एक्सपायर्ड है। तुमने कहा था कि तुम ईवा की मम्मी हो। क्या कोई मम्मी ऐसा करती है? मेडिसिन को फेंकने के बजाय देने को तैयार नहीं हो और फिर कह रही हो कि एक्सपायर्ड है। फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने आज ईवा को मेडिसिन दी थी? संदीप की आर्मी की ट्रेनिंग ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दी थी। जैसे ही उनका चेहरा गुस्से में बदला, वह किसी खतरनाक जानवर की तरह लगने लगे। अनीता कांप उठी। उसका चेहरा सफेद हो गया और वह कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाई। रिया, जो जल्दी से आई, ने डरते हुए कहा, पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने शायद गलत देखा। मम्मी ने ईवा को मेडिसिन दी थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो एक्सपायर्ड हो गई है। मम्मी ने बाद में खुद ही महसूस किया कि यह सही है। प्लीज, मम्मी को पनिश मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ। रिया की मदद से अनीता ने जैसे ही अपनी खोई हुई ताकत फिर से पाई, उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने संदीप की तरफ बिना कोई डर दिखाए कहा, वह मेरी बेटी है, मुझे क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? ये तो बस एक फीवर है, पसीने के बाद वह ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो और मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। तुम लोग बिना वजह परेशान हो रहे हो। संदीप ने गुस्से में कहा, तुम। लेकिन उसकी आवाज में एक खामोश सा दर्द भी था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस वक्त अनीता का विरोध करने का उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था। ईवा, चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, उसने मजबूरी में कहा। ईवा, जो कुछ देर पहले तक पूरी तरह से चुप थी, संदीप के पीछे धीरे से खड़ी हुई और बोली, ठीक है। रिया, जो अभी भी अनीता का हाथ पकड़े हुए थी, अब चुप नहीं रह सकी। उसने नजरें झुकाकर हल्के से कहा, मम्मी। रिया की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं ईवा के साथ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना खर्च होगा। पैसे और चीजों के लिए चाहिए, और ये सब बर्बाद नहीं होना चाहिए। अनीता, जो अब तक गहरे विचारों में डूबी हुई थी, अचानक से बाहर आए और भागते हुए ईवा की साइकिल के सामने आ गई। उसने तेजी से साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और ईवा को जाने से रोक लिया। संदीप का संतुलन बिगड़ गया। शुक्र था कि उन्होंने सही समय पर जमीन पर पैर रख लिया, नहीं तो वह गिर जाते। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा। ये सिर्फ एक फीवर है, अनीता ने जोर देकर कहा, मैंने कहा था ना, वह अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। अब देखो, हॉस्पिटल मत जाओ। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी, जैसे उसने यह फैसला पहले ही ले लिया हो। हॉस्पिटल जाने के लिए, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ईवा, जो अब तक चुप थी, संदीप की पीठ पर हल्के से झुकी और धीरे से कहा, पापा। उसकी आवाज में एक लाचारी थी, जैसे वह खुद नहीं जानती थी कि सही क्या है। संदीप का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसकी आंखों में चिंगारी सी आ गई, और उसकी आवाज में गहरी नाराजगी थी। अनीता, क्या तुम जानबूझकर ये कर रही हो? तुमने कहा कि तुम अपनी बेटी की परवाह करती हो, लेकिन अब देखो। ईवा को फीवर है और तुम कह रही हो कि वह अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रही हो।
उसकी आवाज में गुस्से का एक गहरा स्वर था, जैसे वह पूरी तरह से टूट चुका हो। लास्ट टाइम, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जल्दी करो, मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे बुरा मत मानना। संदीप को याद आया कि जब उसकी बड़ी बेटी को हल्का सा जुकाम हुआ था, तब अनीता कितनी परेशान हो गई थी। एक मामूली खांसी भी उसकी नींद उड़ा देती थी, लेकिन आज, जब उसकी छोटी बेटी को फीवर था, तो वह सिर्फ कुछ पसीने के बाद ठीक हो जाने की बात कर रही थी। ये सब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संदीप इतना गुस्से में था कि उसने अनीता का हाथ झटकते हुए साइकिल का हैंडल कसकर पकड़ा और तेजी से हॉस्पिटल की दिशा में बढ़ा दिया। उसकी सारी ताकत इस वक्त इस बात में झुकी थी कि वह अपनी बेटी को सही इलाज दिलवाए, और उसके बीच अनीता की बातें उसे कहीं से भी सही नहीं लग रही थीं। दुश्मन, हर एक दुश्मन है। अनीता के चेहरे पर गुस्से और निराशा का मिला जुला भाव था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति अब उसकी छोटी बेटी के कारण इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। मैं जानती थी कि ऐसा दिन आएगा। अगर मैं उसे जन्म न देती, तो क्या अच्छा होता। हमारी लाइफ इतनी आसान रहती। अनीता के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर ईवा नहीं होती, तो वह और संदीप अपनी जॉब्स नहीं खोते और आज शायद बेहतर हालत में होते। उनकी सारी मुश्किलें इसी एक छोटी सी बच्ची की वजह से शुरू हुईं। ईवा के जन्म के बाद, उनका करियर खत्म हो गया था और अब वे बिना किसी शान के छोटे से क्वार्टर में रह रहे थे। उन्हें ये लगता था कि ईवा ही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। मम्मी, घर चलो, रिया ने अपनी माँ को धीरे से समझाया। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता और प्यार था। ईवा का फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा, मम्मी। घबराओ मत। रिया ने अपनी माँ को पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी, ये जानते हुए कि इस समय उसे अपनी माँ को संभालने की जरूरत थी और ईवा के बारे में ज्यादा घबराने की कोई वजह नहीं थी। ईवा की ट्यूशन फीस का क्या होगा, ये सवाल अनीता के दिमाग में घूम रहा था। अगर ईवा अपनी पढ़ाई जारी रखती, तो ये सब कैसे मुमकिन होता। फिर अनीता ने खुद को संभालते हुए रिया को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और संकल्प था। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा की बातों का कोई भरोसा नहीं। जब तक मैं उस बेकार लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं मना लेती, पापा कुछ नहीं कर सकते। अनीता ने एक गहरी सांस ली, रिया के हाथ पर हल्के से थपकी दी और उसे समझाया। सालों से अपने पति को समझने के बाद, अनीता को अच्छे से पता था कि उसे किस तरह से ईवा को स्कूल छोड़ने के लिए राजी करना है। मम्मी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरूंगी। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर ग्रेटफुल रहूंगी। रिया ने अनीता के हाथों को गले लगाते हुए मुस्कुराए। अनीता भी हंस पड़ी। बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो और कौन होगा। मुझे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छी बेटी है। जब रिया ने बेटा शब्द सुना, तो वह बहुत नाराज हुई और मुंह चिढ़ाने लगी। उसकी मम्मी अभी भी बेटे को ज्यादा लाइक करती थी। उस समय, ईवा को जन्म देने के लिए उसके पेरेंट्स ने अपनी परमानेंट जॉब छोड़ने को भी रेडी हो गए थे। उसे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम उसकी प्रेग्नेंट मम्मी हमेशा अपने पेट को पकड़े रहती थी और अपने बेटे से बातें करती थी। घर में जो भी टेस्टी खाना था, वह रिया को नहीं दिया जाता था। सब कुछ उसकी मम्मी के पेट के लिए ही था, ताकि उसका छोटा भाई अच्छा खा सके। आखिरकार, उसकी मम्मी ने एक लड़की को जन्म दिया। अगर ऐसा ना होता, तो वह गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बच्ची होती। उनकी सिचुएशन अब जैसी नहीं होती। डॉक्टर, मेरी छोटी बेटी कैसी है? संदीप की आवाज में घबराहट थी। ईवा को हॉस्पिटल लेकर आने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर परेशान था। डॉक्टर ने एक नज़र संदीप पर डाली, फिर ईवा को देखा। उसने स्टेथोस्कोप हटाते हुए कहा, अभी भी फीवर है। मेडिसिन का असर थोड़ा स्लो है। अगर ड्रिप पर डाल दें, तो जल्दी असर दिखेगा। संदीप ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी उसकी चिंता कम नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे आप कहें।